अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले बहुत माज़रत, तकरीबन पिछले 3 से 4 रोज़ से वीलॉग नहीं हो सका। वो क्या मसरूफ़ियत है जिसके बायस वीलॉग नहीं कर सकी मैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको बताएँगे। लेकिन कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात, एक तो धमकियाँ सरेआम लॉन्ग मार्च का नाम लेकर दी जाने शुरू कर दिया गया सिलसिला, और कहा जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद का रुख किया तो केपी में इमरजेंसी लगा देंगे। साथ ही साथ टर्न द वॉल्यूम अप, दुनिया में ट्रेंड्स किस तरह से बदल गए हैं, बंद कमरों में क्या खतरनाक फ़ैसले हो रहे हैं, और पाकिस्तान में जो 27वीं तरमीम है उसका पूरी दुनिया में जो फैसले हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उससे क्या ताल्लुक है। आगाज़ करेंगे सबसे पहले केपी वाले मामले से। मुनीब फ़ारूक किसकी ज़ुबान में बात करते हैं, मुनीब फ़ारूक किसका पैगाम सब तक पहुँचाते हैं, हम बहुत अच्छे से, बड़ा लाइक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है अब हम सब के लिए। तो मुनीब फ़ारूक साहब ने बाकायदा तौर पे पैगाम दिया है अपने वीलॉग के अंदर, और उन्होंने कहा है कि एक एक पैगाम भेज दिया गया है। बाकायदा ये कह दिया गया है केपी हुकूमत को कि अगर इस्लामाबाद का रुख किया या अगर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने की कोशिश की, कोई नॉनसेंस किया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इससे पहले कहा गया कि 26 नवंबर भूल जाएंगे अगर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने की कोशिश की। लेकिन अब की बार तो स्ट्रेट अवे कह दिया गया है कि केपी में हम इमरजेंसी लगा देंगे। यानी ये कौन दे रहा है ये बयानात? ये कौन दिलवा रहा है ये बयानात मुनीब फ़ारूक से? ये कौन धमकियाँ दे रहा है? वो लोग जिनका आईनी दायरा कार ही नहीं है ये कहने का कि वो केपी में इमरजेंसी लगा दें। ये नहीं, इमरजेंसी फाइनेंशियल लग सकती है, खुदा न खास्ता हालात बहुत ख़राब हो जाए तो लग सकती है। अभी केपी में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत हालात ख़राब हैं या बहुत कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई है। तो यानी ये कौन है? ये वही लोग हैं जो पिछले ढाई 3 साल से मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करके बिलावल भुट्टो से ट्वीट करवाया गया। इस वक़्त अपनी-अपनी रेस लगी हुई है। ज़रदारी की ख़्वाहिश है बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, मियाँ नवाज़ शरीफ की ख़्वाहिश है मरियम किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। यानी ये देखना या ये जाँच-पड़ताल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, कोई ज़हमत नहीं कर रहा कि 27वीं तरमीम के ड्राफ्ट में है क्या? जो आर्टिकल 243 के अंदर हो रहा है, जो आर्टिकल 243 की आड़ में आप करने जा रहे हैं, जो आप अपनी अस्करी लाइक आर्म्ड फोर्सेस का जो पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करने जा रहे हैं, जो बराए नाम ही कुछ चीज़ें थी वो जिस तरह से तब्दील होने जा रही हैं, और बाकायदा कुछ लोगों के लिए कुछ ओहदे बनाए जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रात रात को एक और बड़ी खबर आती है, अमेरिकन कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स प्लान तैयार किया गया था, एक अस्करी प्लान तैयार किया गया था। उस प्लान की एग्जीक्यूशन कब होना थी, गज़ा के अंदर किस तरीके से उस प्लान ने काम करना था, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जब लीक होकर सामने आए तो पता ये चलता है कि जो सब कुछ है, ये जो एक बाकायदा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, ये बाकायदा अंडर काम करेगी डोनाल्ड ट्रंप के, अमरीकी सदर के, और अमरीकी सदर के नीचे जब ये काम करेगी तो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर अमरीकी सदर ऑब्वियसली किस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, मैं और आप हम सब जानते हैं। तो उसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो कमांड होगी, वो अमरीकी सदर या अमेरिकन फोर्सेस के पास होगी। ये बाकायदा तौर के ऊपर जो पूरे का पूरा एक प्लान है, इस प्लान की एक कॉपी भेजी गई है अक़वाम मुत्तहिदा को भी, उन 8 मुस्लिम ममालिक को भी। अब बाकायदा तौर पे दानियाल चौधरी और कुछ लोग ये कह चुके हैं प्रॉपर्ली बैठ के टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर कि हमारी फोर्सेस जाएँगी गज़ा के अंदर, और हमारी फोर्सेस जाके गज़ा के अंदर ये इस तरह के स्टेप्स लेंगी। अब इससे पहले तो ये बात क्लियर कट कही जा चुकी है, वो अलग बात है हुकूमती हलकों ने इसकी तरदीद की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हुकूमती हल्के बेशक तरदीद करें, जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले तमाम तर मामले, और गज़ा के अंदर किस तरीके से इस पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स प्लान को अमल दरामद इस पर किस तरह से किया जाएगा। वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो पहुँचेंगी अस्करी, हमारे ऑब्वियसली अस्करी दस्ते, पहली बात है हमारे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, लेकिन अगर हमारे अस्करी दस्ते पहुँचते हैं, जनवरी से पहले दस्तों ने पहुँचना है गज़ा में, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर करना क्या है? ऑब्वियसली जब आप अच्छा, कहा क्या जा रहा है? कहा ये जा रहा है जितनी भी मज़ामती फ़ोर्सेज़ हैं, जितनी भी मज़ामती तहरीकें हैं गज़ा के अंदर, उनको या मुसल्ला या जंगजू या एक्सट्रीमिस्ट यानी दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो फिर जब अस्करी दस्ते हमारे यहाँ से पहुँचेंगे तो वो उनसे उसी ज़ुमरे के अंदर डील करेंगे ना, क्योंकि उन्हें तो पहले से लेबल लगा के बना दिया गया है कि वो जी मुसल्ला हैं, दहशतगर्द हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर में जो लोग अपनी आज़ादी के लिए सालों से, सदियों से लड़ रहे हैं, जो एक मज़ाहमती तहरीकें चला रहे हैं, रेज़िस्टेंस के तौर पे माने जाने जाते हैं, ये बिल्कुल वही हिसाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे दस्ते अगर पहुँचते हैं तो फिर वो बाय फ़ोर्स एनफोर्समेंट के ज़रिए, उनसे नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, एनफोर्समेंट के ज़रिए उनको डी-वेपनाइज़ किया जाएगा, उनसे तमाम तर असलहा वापस लिया जाएगा, और उनसे ऑब्वियसली उनको गैर मुसल्लह करना जो है वो बेसिकली पूरे का पूरा टास्क होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप 27वीं तरमीम मुल्क के अंदर देखें, मुल्क के अंदर आर्टिकल 243 के पूरे ढांचे के अंदर तब्दीली आप देखें इस तरमीम के ज़रिए। दूसरी जानिब आप देखें कि अब धमकियाँ जो लगाई जा रही हैं, अच्छा जो सबसे बड़ी 27वीं तरमीम का एक और फ्लॉ है कि यानी सूबों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है।
यानी आप सूबे से लेके सब जो ऑटोनॉमस कहा जाता था सूबे है, 18वीं तरमीम पे नाच-नाच के ढोल की थाप पर रक़्स कर कर के ये पीपल्स पार्टी कि जैसे पता नहीं क्या है 18वीं तरमीम पे हम जान भी दे देंगे, जान ले भी लेंगे। आज उन्हीं सूबों को बाकायदा तौर पे उनसे सब कुछ लिया जा रहा है। उन सूबों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा और वो 27वीं तरमीम बाकायदा एक जनाज़ा पढ़ने के मुतरादिफ है पूरी की पूरी 18वीं तरमीम का जो एक बारी लाई गई थी। तो अब ये बिल्कुल खामोशी, अब बल्कि ड्राफ्ट बाकायदा ट्वीट भी सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी से करवाया गया क्योंकि मैंने आगाज़ में ही कहा कि ज़रदारी का प्लान है बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने का, नवाज़ शरीफ का प्लान है मरियम को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने का, तो अपनी-अपनी जो है वो तग-ओ-दो और अपनी-अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो की जा रही हैं। अब ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह रहे हैं, टेलीविज़न पर आके बाकायदा बैठ के वो कह रहे हैं कि मौजूदा अस्करी सियासी सेटअप जो है ना, ये बहुत बेहतरीन है। इसको अब हमेशा चलना चाहिए। ये नहीं पहले बात 10 साल, 15 साल, 20 साल की होती, नहीं। अब बात हो रही है इसको हमेशा चलना चाहिए। एक जानिब जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक बाकायदा फ़ोर्स प्लान सामने आया, वो जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो पिन पॉइंट छोटे-छोटे नुकात हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी मामला एक्सटेंशन का है, वहाँ पर भी मामला अपने इक़्तिदार को तूल देने का है, पाकिस्तान में मामला अपने इक़्तिदार को तूल देने का है। अब राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि ये चलना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन सेटअप चल रहा है इस टाइम अस्करी और सियासी सेटअप, इसको जूँ का तूँ चलना चाहिए। तो बंद कमरों में पहले ही अमेरिका कह चुका है कि ये जो कुछ ममालिक है ना, ये हमारे साथ बंद कमरों में कुछ और बात करते हैं, हमसे सब कमिट कर लेते हैं। हमारा इनका सारा मामला यानी आय-माय सेट डन हो जाता है। सिर्फ़ सामने आके बयानात ऐसे देते हैं वक़्ती तौर पे। तो ये तो पहले ही अमेरिका कह चुका है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन, दूसरी जानिब जब चीज़ें लीक होकर सामने आती है तो ये सारी सिचुएशन, फिर मुल्क के अंदर आप क्या अच्छा ज़ोरान ममदानी एक यंगेस्ट मेयर, साउथ एशिया से पहली मर्तबा एक मेयर का इलेक्ट होना और उसके साथ एक ऐसा बंदा जिसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो अमेरिकन मीडिया या ये कह रहा है जो रिसर्चेज़ हुई हैं कि पहली मर्तबा किसी मेयर को वहाँ पर एक तो साउथ एशियन तो इलेक्ट हुआ ही हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको 70% यंगस्टर्स ने वोट दिया है, 70% 30 साल से जो नीचे लोग हैं उन्होंने वोट दिया, तो दुनिया बदल रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जेन ज़ी का दौर है, अब नौजवानों का दौर है। पाकिस्तान में जब सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया गया तो यानी क्या कुछ नहीं हुआ। हिपोक्राइट्स जो हैं, जो हिपोक्रेसी की पीक पर हैं, जो मुनाफिकीन हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मैं और आप जानते हैं। कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, ये क्या करेगा तो मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ा कभी। और जब वही ज़ोहरान ममदानी अब बन गया है, मेयर न्यूयॉर्क सिटी का, तो वहाँ के लिए बाकायदा यहाँ से ट्वीट्स हो रही हैं, मुश्किल-मुश्किल अंग्रेज़ियों में ट्वीट्स हो रही हैं, बाकायदा कांग्रेचुलेट किया जा रहा है, अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बड़े देख-सुन के किया जा रहा है, तो ये मुनाफ़िकत होती है। आपके अपने मुल्क में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ा यंग वज़ीर आला आया, ये चीज़ें ज़ोहरान ममदानी ने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। ज़ोहरान ममदानी ने जो स्पीच की उसने कहा कि आई एम अ मुस्लिम एंड द फर्स्ट एवर मेयर फ्रॉम साउथ एशिया। लेकिन उसने साथ डोनाल्ड ट्रम्प को कहा कि यू मस्ट बी लिसनिंग, आप सुन रहे होंगे, टर्न द वॉल्यूम अप। ये जो 4 लफ्ज़ थे, जो ज़ोरान ममदानी ने माइक अपने डाइस से खड़े होकर ललकारे, ये इस टाइम दुनिया की डायनामिक्स बता रहे हैं, दुनिया का ट्रेंड बता रहे हैं कि दुनिया में जो नौजवान नस्ल चाहती है मामलात अब उस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में ये सोच बहुत ज़रूरी है समझना अब कि यहाँ पर ये जो धमकियाँ हैं, कभी इमरजेंसी लगाने की, कभी मार्शल लॉ की जैसे हालात बनाकर दिखाने की कि हम ये कर देंगे, ये धमकियाँ काम नहीं करेंगी। मतलब अब ग्रो अप करना पड़ेगा, वो रील्स 1990 का वो जो पूरा एक रील पे है, उससे निकल कर कुछ सोचना पड़ेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको अपने इक़्तिदार को तूल देना है। अब जेन ज़ी का दौर है, ये वो नस्ल है जिसको आपने मिलिट्री ट्रायल्स कर कर के, कोर्ट्स में डाल-डाल के, जेलों में एक-एक छोटे से कमरे में 50-50 लोगों को आपने बंद किया बट आप कुछ भी चेंज नहीं कर सके। आपसे कुछ भी बदला नहीं है, उल्टा चीज़ें आपके हाथ से बहुत बुरी तरह मज़ीद निकलती चली जा रही थी। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें थी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रोज़ आपको डेली अपडेट करेंगे। कुछ मसरूफ़ियत है उस हवाले से भी आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में अब पता चल जाएगा कि क्या मसरूफ़ियत है और क्या नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।